गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 हम आपको पढ़ा रहे हैं टिश्यूज़, जिसमें हमने आपको दो प्रकार के टिश्यूज़ पढ़ा दिए और आज हमारा तीसरा टिश्यूज़ है जिसका नाम है रच्छी ऊतक, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। यानी कि रच्छी ऊतक के नाम से ही ये पता चल रहा है कि हमारा रक्षात्मक टिश्यूज़ है जो हमारी रक्षा करता है बाहरी आवरण से। तो इसमें लिखेंगे रच्छी ऊतक पौधों के शरीर की, रच्छी ऊतक पौधों के शरीर की सबसे बाह्य परत में उपस्थित होते हैं। रच्छी ऊतक पौधों के शरीर की रच्छी ऊतक पौधों के शरीर की सबसे बाह्य परत में उपस्थित होते हैं। ये ऊतक पादप के आंतरिक ऊतकों की रक्षा करते हैं। ये ऊतक पादप के आंतरिक ऊतकों की रक्षा करते हैं और एपिडर्मिस और कॉर्क रच्छी ऊतक इसके उदाहरण हैं। एपिडर्मिस और कॉर्क इसके उदाहरण हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एपिडर्मिस क्या होती है, तो एपिडर्मिस बाहरी परत को कहते हैं, यानी कि बाह्य परत एपिडर्मिस, मेसोडर्म बीच की डर्मिस और इंटरनल यानी कि एंडोडर्मिस तो अंदर की परत। ये तीन प्रकार की परतें। तो सबसे पहले आज की हेडिंग है एपिडर्मिस। नोट कर लीजिए। एपिडर्मिस में लिखेंगे यह पादप अंगों पादप के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे फूल है, पत्ती है, जड़ है, तना है, ये उसके क्या हैं? अंग हैं। तो यह पादप अंगों की सबसे बाहरी रक्षा कवच बनाती है। ये पादप अंगों की सबसे बाहरी रक्षा कवच बनाती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान का अभाव होता है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती है। शुष्क का मतलब क्या होता है? जैसे रेगिस्तान है तो इन पे आप देखेंगे जहाँ पर ये पादप उगते हैं तो उनकी जो शाखाएं हो जाती हैं, यानी कि उनके जो तने होते हैं वे बड़े शुष्क और मोटे होते हैं। ठीक है, तो शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती है। यह जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करती है। ये जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करती है। अब देखिए इसके ऊपर इस प्रकार की लेयर चढ़ गई लेयर पादपों पे, और तो जब अगर सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ भी रहा है, क्या है, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ रहा मान लो, तो यहाँ से जल जा सकता है? नहीं जा सकता। पत्तियों से जाएगा यहाँ से, तो इसकी जल की हानि यहाँ से नहीं हो पाती है ना। तो ये जल की हानि करके पादपों की रक्षा करती है। इसमें जल रोधी परत पाई जाती है। जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसमें जल रोधी परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं।
ये कोशिकाएं चपटी होती हैं, ये कोशिकाएं चपटी होती हैं। इनके मध्य में एक बड़ी रसधानी होती है, इनके मध्य में एक बड़ी रसधानी होती है तथा इनके कोशिका द्रव्य में केंद्रक उपस्थित होता है तथा इनके कोशिका द्रव्य में केंद्रक उपस्थित होता है। तो देखिए इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से है। इसे बना लीजिए। ये आपकी एपिडर्मिस का डायग्राम है, यानी कि देखिए क्यूटिकल की परत बनी हुई है, तो इससे क्या करती है, ये अंदर का है तो ये बाहर का है, तो इससे इसका क्या होता है, रसधानी होती है जिसमें इसकी जल की परतों की रक्षा करती है। स्टोमेटा, हो गया नोट, बनाओ जल्दी। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, यानी कि एपिडर्मिस के बीच में जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। देख रहे हैं छिद्र उसमें, तो लिखें पत्ती की एपिडर्मिस के बीच में, पत्ती की यानी कि जिनके से क्या हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ये मान लीजिए ये क्या है, ये इसकी पत्ती लगी हुई है, और इसमें क्या है, छोटे छोटे से क्षेत्र क्या कर रहे हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, और क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इससे भोजन बना रहे हैं, और जो यहाँ से जल जा रहा है वो सूर्य को दे रहे हैं, यानी कि सूर्य क्या कर रहा है, उसे खींच रहा है जल को, है ना। तो जो इसमें छिद्र है वही क्या है, स्टोमेटा है। तो क्या लिखा आपने कि पत्ती की एपिडर्मिस के बीच में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृत्त के आकार की कोशिकाएं, स्टोमेटा को दो वृत्त के आकार की कोशिकाएं, वृत्त के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें
रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ही बाह्य वातावरण से स्टोमेटा के द्वारा ही बाह्य वातावरण से पौधों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से क्या निकल रही है? O2 O2 और यहाँ क्या जा रही है? CO2 यानी कि वायुमंडल में उपस्थित क्या है? CO2। मुझे कौन ले रहा है? पत्तियां और इसमें क्या बन रही है? O2 शब्द का क्या निकाल रही है? O2। इसे कौन ले रहा है? हम लोग। तो क्या लिखा? जिन्हें आदान प्रदान होता है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। कब होती है? दिन के समय। रात के समय होती है? नहीं। रात के समय आपने पौधा देखा होगा, पेड़ ऐसे लटका रहता है चुपचाप शांत, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? कुछ भी क्रिया नहीं हो रही। ना तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है और ना प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि भोजन ही नहीं बन रहा, क्योंकि सूरज नहीं निकला है। तो क्या लिखा आपने? जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात होती है, यानी कि CO2 का निकलना और CO2 का ग्रहण करना और O2 की क्रिया क्या चल रही है? दिन रात होती है। अब हेडिंग डालेंगे कौर क्या? छाल। कौर क्या? छाल। देखिए कहते नहीं कि पेड़ की छाल है ये, आप लोगों ने सुना होगा कि ये पेड़ की छाल है। उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्क। ठीक, कॉर्क की गेंद आती है गेंद, तो क्रिकेट खेला जाता है कॉर्क की, तो ये छाल से ही बनाई जाती है। उसको बुरादा करके, लकड़ी का बुरादा होता है, इसी बुरादे से क्या बनती है? वो गेंद बनती है। इसीलिए हम कॉर्क की बॉल कहते हैं। क्रिकेट में खेली जाती है कॉर्क की बॉलों से। तो लिखेंगे जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके ऊतकों में परिवर्तन हो जाता है। उसके ऊतकों में परिवर्तन होता है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं और मोटी छाल का निर्माण करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नीम की छाल देखा है? नीम में मोटी मोटी सी छालें हो जाती, पपड़ी सी अलग लगी रहती हैं, मोटी छाल होती है। तो क्या लिखा? छाल का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं मृत होती है। ये कोशिकाएं मृत होती है। वो दरवाजा लगा दो। ये कोशिकाएं मृत होती हैं। अब इनको अगर हम छील लें या हम उससे निकाल लें तो क्या पौधे पे कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? कैसी हैं ये? मृत हैं, क्योंकि उससे उन्हें क्या कर दिया है? पृथक कर दिया, और वो खाली चिपकी हुई हैं, है ना। या वो अपने आप, कभी कभी आपने देखा होगा अपने आप गिर जाती है नीचे, तो क्योंकि कैसी हो गई? मृत हो गई है।
इनकी भित्ति पर सुवेरिन नामक रसायन होता है। इनकी भित्ति पर सुवेरिन नामक रसायन होता है। सुवेरिन नामक रसायन होता है जो छालों को हवा एवं जल के लिए सुरक्षा कवच बनाता है। तो ये तो देखिए आपका क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया और स्टोमेटा हो गया, कॉर्क हो गया तथा छाल हो गया। यानी कि जो हमने आपको टिश्यूज पढ़ाए थे, टिश्यूज में हमने आपको फ्लोएम, जाइलम और अधोवाही फ्लोएम ये पढ़ाया था। तो ये 3 जो कोशिकाएं थी, ये तीनों कोशिकाएं हमने आज आपको बता दी। तो जो कल हमारा टॉपिक होगा वो होगा जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यूज, यानी कि ये तो सब कितने थे, पादपों के टिश्यूज थे, है ना। पादपों में किस प्रकार के पाए जाते हैं। और जिनको कल हम पढ़ाएंगे वो होंगे एनिमल, यानी कि मनुष्य भी उसमें होगा, सभी प्रकार के पशु होंगे। तो उनकी स्तर क्या होता है स्किन का, वो सभी इसमें आपका होगा। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए। सभी का नोट हो गया।